हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज डेली क्विज का सेट नंबर 2 जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 71 या यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है? इसे शॉर्ट में बोलते हैं OFDI। तो आपको ये भी पता होना चाहिए OFDI स्टैंड्स फॉर आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहला आपका है इक्विटी, दूसरा आपका है लोन, तीसरा है गारंटी इशूड। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है? तो इक्विटी भी है, लोन भी है और आपका गारंटी इशूड भी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अब हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। जो आपका OFDI है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका इंक्रीज हुआ है बाय लोकल फर्म अबाउट 17% टू 37.68 बिलियन इन 2024। याद क्या रखना है आपको? जो OFDI है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लोकल फर्म हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 17%। कितना? 37.68 बिलियन USD। 2024 की बात हो रही है और RBI के अनुसार 2023 में कितना था? तो 2023 में था आपका 32.29 बिलियन USD और यहाँ से इंक्रीज हुआ है 17% से और 2024 में कितना हो गया है? 37.68 बिलियन USD। और OFDI स्टैंड्स फॉर आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो आपका OFDI है कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, इक्विटी हिस्सेदारी, लोन एंड गारंटी इशूड। OFDI कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, इक्विटी, लोन एंड गारंटी इशूड। अब हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट देखेंगे, एक एक कंपोनेंट को लेके। ओवरसीज FDI बाय लोकल इंटरप्राइजेज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो ये कितना था? ये आपका लास्ट ईयर यानी 2024 में 12.69 बिलियन USD था, ये याद रखना है आपको। और 2023 में कितना था? 9.08 बिलियन USD। कितना से आपका इंक्रीज हुआ है? अप हुआ है 40% से। और अगर बात करें लोन कैटेगरी की, अंडर द लोन कैटेगरी इंडियन इंटरप्राइजेज, जो इंडियन इंटरप्राइजेज का OFDI है वो टोटल कितना था? 8.7 बिलियन USD 2024 में। तो अगर हम लोग लोन कैटेगरी की बात करें तो इंडियन इंटरप्राइजेज का जो OFDI है कितना था टोटल लोन कैटेगरी में? 8.7 बिलियन USD। कौन सी ईयर में? 2024 में। जो कि 2023 से कितना अप हुआ है? तो अप फ्रॉम 4.6 बिलियन USD द प्रीवियस ईयर। अगर हम लोग बात करें गारंटी इशूड, डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज इशूड 16.29 बिलियन USD इन गारंटी इन 2024, जो कि डाउन हुआ है, डाउन फ्रॉम 18.44 बिलियन USD इन 2023। तो यहाँ पे डाउन हुआ है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, सब की पॉइंट है। इसके अलावा जो आपका होटल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, माइनिंग हुआ एंड सर्विसेज आर एमोंग द एरियाज इन विच इंडियन कॉरपोरेशन वेंचर ओवरसीज। तो ये सब याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट टू डिवाइस उपग्रह कनेक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है इस सेवा का उपयोग करते हुए यह एक भूस्थैतिक एल बैंड जियो स्टेशनरी एल बैंड उपग्रह के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भेजने और प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सिंपली इस लाइन का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो डायरेक्ट टू डिवाइस उपग्रह कनेक्टिविटी है तो ये क्या है? यह एक जियो स्टेशनरी एल बैंड उपग्रह के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भेजने और प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो हाँ, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? इस कनेक्टिविटी को सेलुलर टावर की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत है, होती है। आगे हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। तीसरा क्या है? BSNL भारत में प्रत्यक्ष उपग्रह कनेक्टिविटी सेवा शुरू करने वाला पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता है। तो तीसरा भी आपका सही है। तो आपसे पूछ किया रहा है यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो पहला सही है और तीसरा सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 2। अब हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। डायरेक्ट टू डिवाइस उपग्रह संचार, डायरेक्ट टू डिवाइस उपग्रह संचार कोई नई तकनीक नहीं है। सच तो यह है कि एप्पल और गूगल जैसे फ़ोन निर्माता लंबे समय से ऐसी ही सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, केवल भारत में नहीं। और BSNL प्रत्यक्ष उपग्रह पहुंच प्रदान करने वाला भारत का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता है। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट थर्ड था वो सही है। नेक्स्ट आते हैं, BSNL का डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन सा है? तो स्मार्टफोन डेट सपोर्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी पहला आपका हो गया, दूसरा आपका सैटेलाइट, और तीसरा क्या आपका सेलुलर टावर। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या था? इस कनेक्टिविटी को सेलुलर टावर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आपका सेकंड गलत था। हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। फिर आते हैं, अकॉर्डिंग टू BSNL ट्रायल it can send and receive text message via a geostationary L-band satellite 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट भी था वो क्या था? सही था। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड आपका सही था, इसलिए यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं LFPR के बारे में। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए LFPR का मतलब क्या हुआ? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं करेंट अफेयर से संबंधित। द ऑल इंडिया एवरेज फीमेल LFPR वॉज ओनली 24.5% इन 2018-19। तो देखो 2018-19 में जो आपका एवरेज फीमेल LFPR था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये कितना था? 24.5%, जो कि 2019-20 में बढ़ के 30% हुआ, 2020-21 में बढ़ के 32.5% हुआ, 2021-22 में कितना हुआ? 32.8% हुआ, 2022-23 में 37% हुआ, और 41.7%, ही इंपॉर्टेंट है, 41.7% इन द लेटेस्ट ऑफिशियल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर 2023-24, जुलाई से जून इसमें आपका कवर है। और LFPR होता क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव दैट इज वर्किंग या सीकिंग विलिंग टू वर्क फॉर ए रिलेटिवली लॉन्ग पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, LFPR का डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? इसका उद्देश्य गांवों में घर रखने वालों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और उन्हें संपत्ति कार्ड जारी करना है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? योजना ड्रोन का उपयोग करके सभी ग्रामीण और शहरी संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और GIS आधारित मानचित्र तैयार करने की है। तो ये गलत है। गलत क्यों है? यहाँ पे शहरी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा योजना ड्रोन का उपयोग करके सभी ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और GIS आधारित मानचित्र तैयार करने की है। तो यहाँ पे शहरी नहीं होगा, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा क्या है? यह योजना 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई थी। ये भी गलत है। यहाँ पे 2022 नहीं होगा, क्या होगा? 2020 होगा। अब इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्वामित्व, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और इसका इरादा उन लोगों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है जिनके पास गांवों में घर है और साथ ही संपत्ति कार्ड भी है। इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट आते हैं, इसका उद्देश्य ड्रोन के साथ सभी ग्रामीण गुणों का सर्वेक्षण करना और प्रत्येक गांव के लिए GIS आधारित मानचित्र बनाना है। तो यहाँ पे की पॉइंट आपको क्या याद रखना है? ये ग्रामीण के लिए है, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है।
और पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर परियोजना का उद्घाटन किया था। इसलिए आपका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। वहाँ पे क्या था, 2022 था। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? तो प्रधानमंत्री ने 50,000 से अधिक समुदायों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में 2.25 करोड़ लोगों को योजना के तहत अपने घरों के लिए कानूनी दस्तावेज पहले ही मिल चुके हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्लेटों पर विचार करें। नाजका प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, अरबियन प्लेट और इंडियन प्लेट। पश्चिम से पूर्व में इन प्लेटों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? मतलब आपको इसको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में आता है आपका नाजका प्लेट, फिर आता है स्कॉटिया प्लेट, फिर आता है अरबियन प्लेट और फिर आता है इंडियन प्लेट। मतलब 1 2 3 4 आपका सही आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 3 4। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हिमानी झीलों, ग्लेशियर लेक और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। पहला आपका है गडसर लेक, उत्तराखंड, ये गलत है। दूसरा क्या है, गेपंग या गेपांग घाट झील, हिमाचल प्रदेश में, तो हाँ ये आपका सही है, ये आपका सही मैच है। तीसरा क्या है, वासुधारा झील, जम्मू और कश्मीर, तो ये भी गलत है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल एक। कौन सा? आपका दूसरा। अब बाकी दो कहाँ पे है? तो जो आपका वासुधारा झील है ये आपका उत्तराखंड में है। वसुधारा झील उत्तराखंड के चमोली जिले के धौली गंगा बेसिन में स्थित है। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर नहीं होगा, फिर क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और जो गडसर झील है जिसे यमसर झील के भी नाम से जानते हैं, जो गडसर झील है इसे यमसर झील के भी नाम से जानते हैं, ये आपका कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। ये आपका है जम्मू और कश्मीर में। इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गडसर झील जिसे यमसर के रूप में भी जाना जाता है, कश्मीर डिवीजन, जम्मू और कश्मीर, भारत के गेंडरबाल जिले में एक अल्पाइन उच्च ऊंचाई वाले ओलिगोट्रॉफिक झील है। इसलिए आपका पहला जो पेयर है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था, कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं? तो केवल आपका जो सेकंड है वही आपका करेक्ट पेयर है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर और केवल ए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का पूरा संकलन मिल जाएगा करंट अफेयर का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।